हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस को, डिसीजन मेकिंग को और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर या फिर कंट्री के अंदर। ठीक है। सो बेसिकली बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या काम होता है, डिसीजन मेकिंग वो किस तरीके से अपने डिसीजन को लेती हैं, उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से रन होती हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, किसी भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कई सारे और फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की अभी क्या दर चल रही है। इंटरेस्ट रेट, बैंक ने कितने इंटरेस्ट रेट लगाए हैं, गवर्नमेंट की क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है कंट्री के अंदर तो उनके क्या रूल्स है, उनकी क्या गाइडलाइंस है। ठीक है। एंड कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है किसी भी कंट्री के अंदर तो इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर बिजनेस की। एंड अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इससे कहीं ना कहीं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर भी अफेक्ट आता है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट जनरेट करने की जो दर होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें कई सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसके बेस पर हमारा जो इकोनॉमी होती है उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पैक्ट होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा डायनामिक एंड चेंजिंग। हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता, बल्कि इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। हमेशा से डायनामिक रहा है, चेंज होता रहा है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो अब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इवॉल्व होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, कई सारे चेंजेस आ सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंज का आ जाना, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांसमेंट आ जानी। तो अगर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एडवांसमेंट आ रही है, कोई भी आप मशीन यूज़ करते हो जो अब टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है एंड न्यू मशीन जनरेट हो गई है मार्केट के अंदर, तो कंपनी को उस मशीन को भी अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मार्केट में लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के लिए तो आपको इन सारी चीज़ों को भी अडाप्ट करना पड़ता है। एंड ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी कॉन्सिस्टेंट नहीं रहता। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा कोविड-19 पैंडेमिक। तो किसी को भी नहीं पता था कि कोविड-19 पैंडेमिक नाम की कोई चीज़ होती है और वो आने वाली है। ठीक है। कंट्री के अंदर। तो कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट चेंजेस होने लग गए थे ग्लोबल इकोनॉमीज़ के अंदर, जिससे बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था एंड एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि कई सारी जो कंपनीज़ थी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर दिया था, जॉब से निकाल दिया था। ठीक है। बिकॉज़ उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है। एंड प्लस उनके पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। इसी दौरान कई सारे लोगों ने अपना काम डिजिटली भी करना स्टार्ट करा था बिकॉज़ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन थी जिसके अंदर लोगों को घर पे रहना पड़ता था, तो वो डिजिटली भी कई सारे अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते थे। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता। इट इज़ ऑलवेज़ डायनामिक, हमेशा चेंज होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी इंटरडिपेंडेंट विद ग्लोबल इकोनॉमी। जो लोकल इकोनॉमीज होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ, जिससे क्या होता है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वल्नेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, ग्लोबली इम्पैक्ट आता है। एंड अगर ग्लोबली इम्पैक्ट आ रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जो फ्यूल प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्राइस जो बढ़ा है वो ग्लोबली बढ़ा है। तो इससे पूरी कंट्री के अंदर इम्पैक्ट आएगा, हर एक कंट्री के अंदर इम्पैक्ट आएगा। एंड ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो भी ऑयल के प्राइसेस होंगे वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे और इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को शेप देने के लिए। कैसे? जो गवर्नमेंट होती है वो फिजिकल पॉलिसीज बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती हैं जब वो इन सारी चीज़ों को बना रही होती हैं तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। ठीक है। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, तो इससे बिज़नेस को कहीं ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर बिज़नेस चाहता है उस टाइम पर एक्सपैंड करना अपने आप को, तो वो एक्सपेंड भी कर सकता है। कई सारे अगर स्टार्टअप्स कोई खोलना चाहते हैं, तो वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, बिकॉज़ उसको पता है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स है बिज़नेस के ऊपर वो कम कर दिया है। नेक्स्ट वन विल बी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजीज। जो बिजनेस होते हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अडाप्ट करते हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बेस होती हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जब इकोनॉमिक बूम आता है तो इस केस में क्या होते हैं, कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोचते हैं, बढ़ाने की सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी है, रिसेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, तो इस केस में क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो अपना कॉस्ट को कट करने की सोचती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कई सारे सेवरल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एंड ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। तो जो ओवरऑल हेल्थ होती है किसी भी इकोनॉमी की वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर किसी भी कंट्री की हायर जीडीपी होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ है दैट इज 7% एनुअली। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस होता है कि इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट वन विल बी इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाना, यानी कि महंगाई का बढ़ जाना। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होता है गुड्स का, सर्विसेज का, वो भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होती है तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है किसी भी चीज़ को खरीदने की, वो कम हो जाती है। अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर अपनी बेसिक नीड पे फोकस करेगा एंड आलतू फालतू के खर्चे को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी बिकॉज वो अब कुछ ही चीजों को परचेज करेगा। नेक्स्ट वन विल बी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हाई होती है तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग, खर्चने की पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी कंट्री है एंड कंट्री के अंदर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कंट्री के अंदर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, काम करने के लिए जॉब ही नहीं है। ठीक है, तो उनके पास कोई अर्निंग भी नहीं होगी। एंड अगर यही केस होता है तो इससे क्या होगा, वो कोई भी लग्जरी गुड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे, जिससे जो लग्जरी गुड्स होगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन विल बी इकोनॉमिक सिस्टम। सो बेसिकली अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं जिसके बेस पर ये डिटरमाइन करा जाता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी कम से कम वेस्टेज हो और बिल्कुल ना के बराबर वेस्टेज हो, एंड किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। फर्स्ट कैन बी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो फ्रीली ऑपरेट करता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो कम से कम होता है। यहाँ पे गुड एग्जांपल है दैट इज यूएसए। यूएसए जो होता है वो कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो फ्रीली अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं, एंड जो गवर्नमेंट होती है वो कम से कम इंटरवेंशन करती है उनके साथ। नेक्स्ट वन विल बी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट होती है वो कई सारी की इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। एग्जाम्पल के लिए जो चाइना होता है वो सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर वो स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस को ऑन करता है, की इंडस्ट्रीज को ऑन करता है और उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है एज पर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन विल बी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी अपना पूरा अधिकार समझती है एंड पूरे निर्णय लेती है, एंड जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो कंपनीज बिजनेस होते हैं, वो भी प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया के अंदर हमेशा से एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करा जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों अधिकार लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। पॉलिसीज कहीं ना कहीं रिलेट करती है, जैसे कि टैक्सेशन के रिगार्डिंग, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्री रेगुलेशंस, इन सब के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं, एंड ये जो पॉलिसीज होती हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग पॉलिसीज आती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक्स के थ्रू मैनेज करी जाती है, एंड इसके बेस पर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करते हैं, एंड मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी मनी की हमें सप्लाई करनी है।
हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो इससे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट वन विल बी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो सारी पॉलिसीज जो कि टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक गवर्नमेंट है वो अपना कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर रही है, तो वो क्यों रिड्यूस करेगी उस टैक्स को? ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। बिकॉज अगर हमें पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स रेट जो है वो कम है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है, तो जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं जल्दी से जल्दी एंड इन्वेस्ट करती हैं ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे टैक्सेशन कम होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंदर फर्स्ट आता है दैट इज एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स बेसिकली वो वैल्यू होती है किसी भी कंट्री की करेंसी की जो कि इम्पैक्ट करती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। यानी कि इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर सामान का आना, और एक्सपोर्ट का मतलब है हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर सामान का जाना। तो वो सारी करेंसीज जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, एक जो वीकर रुपी है मेक्स इम्पोर्ट कॉस्टर इन इंडिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन विल बी ट्रेड पॉलिसीज। ट्रैफिक्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर आपको इंटरनेशनली डील करनी है, कंट्री टू कंट्री डील करनी है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो इंडिया है वो फ्री है ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, जिसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है अपनी ट्रेड को। नाउ नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एंड बिजनेस इनोवेशंस। यानी कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी एडवांसमेंट आते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ई कॉमर्स के अंदर कहीं ना कहीं राइज आ रहे हैं, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ई कॉमर्स के, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, अगर इसके अंदर राइज आते हैं तो कंज्यूमर का जो शॉपिंग बिहेवियर होता है वो भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता है, चेंज होने लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? सो बेसिकली डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस एंड गवर्नमेंट फेस ये सारे चैलेंजेस तो होते हैं, बट इसके सिवा भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंस्टेबिलिटी। हमें पता है कि रैपिडली चेंज आता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, जिससे हमारे कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? एंड जो बिजनेस होते हैं उनकी कॉस्ट कहीं न कहीं बढ़ जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो इससे इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होंगी, जो कार, बाइसाइकिल, मोटर बाइसाइकिल इन सारी चीज़ों को बना रही होंगी, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज लोगों को पता है कि बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ठीक है, तो अब जो हमारी परचेजिंग पावर है वो भी कम है, हम महंगी कार नहीं परचेज कर सकें, हमारा जो फ्यूल हमें डालना पड़ेगा कार के अंदर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन विल बी अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। इसका बेसिकली मतलब होता है अगर इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न्स आ रहे हैं तो इससे कई सारे लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ती है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्रिएट हो जाती है। कैसे? बेसिकली अगर लोगों के पास काम ही नहीं होगा, वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे, एंड अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, जिससे उनका जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है वो क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे मार्केट के अंदर, जिससे कई सारे ले ऑफ्स हुए थे, कंपनीज ने कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया था अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन विल बी गवर्नमेंट डेब्ट एंड फिस्कल डेफिसिट। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने जो बोरिंग कर रखी है, उधार ले रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इससे इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाती है एंड महंगाई भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो ग्रीस है उसके पास डेब्ट क्राइसिस आ गए थे 2010 के अंदर, जिससे कई ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था ग्रीस के अंदर। बिकॉज कंट्री ने क्या कर रखा था, काफ़ी ज़्यादा बोरो कर रखा था, पैसे उधार पे ले रखा था, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ गई कंट्री के अंदर एंड इकोनॉमी भी इनस्टेबल हो गई। नेक्स्ट वन विल बी ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस। यानी कि जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पेंडेमिक्स होते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस को, किसी भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल इम्पैक्ट हो रहा था, वीट की सप्लाई चेन भी इम्पैक्ट हो रही थी। बिकॉज हमें पता है ये सारी चीज़ें कौन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन। तो अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं ग्लोबली बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा था।
नेक्स्ट वन विल बी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस। बेसिकली इसका क्या मतलब है, जो मार्केट के अंदर आजकल ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इसकी वजह से कई सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब खोनी पड़ रही है, बिकॉज़ वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं एंड उन्होंने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं सीखी है। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रहा है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अडैप्ट करनी पड़ेगी एंड अगर इन केस वो इन सारी चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, लूज़ करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अभी हमें पता है कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जो भी चैटबॉट्स आ रहे हैं, उनका कहीं ज़्यादा क्रेज़ आ चुका है मार्केट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कस्टमर सर्विस जो जॉब है, वो कहीं न कहीं कम हो जा रही है, बिकॉज़ एआई को इस तरीके से जनरेट करा गया है कि वो कस्टमर की सारी बातों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है एंड उसके बिहाफ़ पे उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे देता है। इससे कस्टमर सर्विस की जॉब्स कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट वन विल बी इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है, रिसोर्स डिप्लेशन होता है, जिससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट कर जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर राइज आ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट करती है। Yes, so thank you so much guys for watching this video.